नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग प्रीवियस ईयर एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए साइंस कर रहे थे। जी, आज आपकी दूसरी क्लास है बायोलॉजी की। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, कोशिका के सिद्धांत संरचना के बारे में, जिसमें से हम जंतु कोशिका के बारे में आज चर्चा करेंगे, जो भी प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। पहला प्रश्न है आज का, प्रश्न नंबर 1 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राक केंद्रकों में मौजूद नहीं होता, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें मौजूद नहीं होता, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहले हम जान ले भाई कोशिका के बारे में। कोशिका, कोशिका विज्ञान, ठीक है, यानी कि साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका जो है, कोशिका जीवधारियों की जैविक क्रियाओं की एक रचनात्मक एवं मौलिक इकाई है, जो विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी होती है। इसमें प्रायः स्वजनन की क्षमता होती है। कोशिका में स्वजनन की क्षमता होती है, पॉइंट भी आपको ध्यान देना, ठीक है। रॉबर्ट हुक, वैज्ञानिक भाई रॉबर्ट हुक, ठीक है, इन्होंने 1665 ईस्वी में, कब, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में इसे अवलोकित कर कोशिका नाम दिया था, रॉबर्ट हुक। ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक। स्लाइडन और जो स्वान थे वो जंतु विज्ञान शास्त्री थे। स्लाइडन और स्वान, इन्होंने कोशावाद प्रस्तुत किया। अगर ये पूछा जाए कि कोशावाद किसने प्रस्तुत किया, कोशावाद, तो स्लाइडन और स्वान ने। स्लाइडन और स्वान, ये दोनों वैज्ञानिक को आपको ध्यान देना है। ओके भैया, चलिए, और कुछ पॉइंट है। जो अधिकांश कोशाएं होती है वो 0.5 माइक्रोन से लेकर लेकर 20 माइक्रोन के बीच में होती हैं, व्यास की होती है अधिकांश जो कोशिकाएं होती हैं। मनुष्य का जो शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्र है वो कोशिका, कौन सा भाई, तंत्रिका कोशिका। मनुष्य का शरीर सबसे बड़ा जो अगर कोशिका पूछे तो वो तंत्रिका कोशिका है। अगर ये पूछा जाए कि भैया सबसे बड़ा और भारी, तो शुतुरमुर्ग चिड़िया का जो अंडा होता है वो सबसे भारी और सबसे बड़ा कोशिका होता है। इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और क्या ध्यान देना भाई, जीवों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है। जीवों में दो प्रकार की, एक होती है प्रोकैरियोटिक, जो आपसे पूछी गई है, प्रोकैरियोटिक। एक होता है आपका यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक। इनके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट ध्यान देंगे। प्रोकैरियोटिक देखो, ये आपसे पूछी गई है। इसमें पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में कुछ और पॉइंट जानेंगे। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है वे कोशिकाएं कहलाती है जिनमें केंद्रक कला, केंद्रक तथा सुविकसित कोशिकांगों का अभाव होता है। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक या आप कह सकते हैं प्राक केंद्रकियों या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक और केंद्रक कला तथा सुविकसित कोशिकांगों का इनमें अभाव, यानी कि इसमें नहीं पाया जाता है। इनमें जो होता है 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 इस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। रचना के आधार पर ये कोशिकाएं आद्य होती हैं। इनमें केंद्रक पदार्थ जो होता है स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है, ठीक। आगे जो मैं क्लास लूंगा उसमें आपको मैं फिगर भी मेंशन कर दूंगा, इसमें मैं फिगर नहीं मेंशन कर आया हूँ। तो आगे जो भी जीव विज्ञान की क्लास, कोई भी साइंस की क्लास होगी, उसमें मैं पूरा फिगर सहित आपको दिखाऊंगा। ओके भैया, कोई दिक्कत परेशानी। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाओं के उदाहरण की बात करें, जैसे कि जीवाणु हो गया, है ना, जीवाणु हो गया और विषाणु हो गया, बैक्टीरिया फेज हो गया, रिकेट्सिया हो गया, तथा तथा नीले नीले हरे शैवालों में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहीं पर हम जान लेते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में, ठीक। ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है कि भैया जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वे कोशिकाएं कहलाती हैं जिनमें केंद्रक कला, केंद्रक तथा पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, और इनमें 80 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। इनमें केंद्रक पदार्थ जैसे कि आपके प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में नहीं रहते हैं, बल्कि केंद्रक द्रव्य के संपर्क में रहते हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं इसमें केंद्रक द्रव्य के संपर्क में रहते हैं जो भी केंद्रक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। इनके गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन, यानी जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिका है, हिस्टोन नामक प्रोटीन पाई जाती है। इसको भी आपको ध्यान देना, प्रश्न पूछा गया है। हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण के नाम शैवाल जैसे हो गया। हरे नीले शैवाल के अतिरिक्त जो है, ठीक है, जो शैवाल होती है यूकैरियोटिक का उदाहरण है। किसका छोड़ के, नीले हरे शैवाल को छोड़कर, हरे नीले शैवाल को, तथा सभी विकसित जंतु व वनस्पति कोशिकाओं में आपकी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है।
मैं आशा करता हूँ इसके इसके बारे में आप समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? जो ग्लूकोज होता है मानव शरीर में, तो किसकी आवश्यकता होती है विघटन के लिए? ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की। तो ऑप्शन नंबर इसको हो जाएगा ए, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा भैया सही आंसर। ठीक है, ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 42, अधिकांश कोशिकाएं प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? जो कोशिका होती है, जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में होती है? पाइरूट या एटीपी या एडीबी या ग्लूकोज? ग्रुप डी में आया प्रश्न। एटीपी क्या होता है? एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान देना है, एडेनोसिन, एडिनोस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एटीपी के रूप में संचित होती है। ठीक है, अधिकांश जो कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी ऊर्जा मुद्रा होती है। एटीपी एक जटिल कार्बनिक रसायन होता है, यह एक जीवित कोशिकाओं आदि में पाया जाता है, जीवित कोशिकाओं में यह पाया जाता है। जो यह जीवित कोशिकाओं में कई प्रकार की अलग अलग प्रक्रिया के चलने के लिए ऊर्जा आदि प्रदान करने का कार्य करता है, जैसे कि आवेग, प्रसार, मांसपेशी का संकुचन, रासायनिक संश्लेषण आदि। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 43, इस कोशिकाओं को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम है या लाइसोसोम है? प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43 में आप लोग क्या आंसर देंगे? ठीक है, प्रश्न नंबर 43 को जाएगा ऑप्शन नंबर लाइसोसोम। क्या हो जाएगा भाई? लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा, सही आंसर। डी वाले सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। लाइसोसोम के बारे में कुछ और हम लोग पॉइंट देखते हैं। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। किसने? डी डुबे ने की थी 1974 में, 1974 में की थी। इनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ये अधिकतर जंतु कोशिकाओं की मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रिया करने वाली कोशिकाएं हैं, ये आपको ध्यान देना, जैसे कि अग्न्याशय हो गया, यकृत हो गया, मस्तिष्क हो गया और थायराइड आदि यानी गुर्दे में भी पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 44, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पैरियोट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव में या माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या गाल्जी काय में? प्रश्न नंबर 44, तो कोशिका द्रव में कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 43, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में अभी आपको बता चुका हूं, इसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाई जाती, ये प्रश्न कई बार पूछा। यूकैरियोटिक में पाई जाती है, इसमें 70 इस प्रकार के होते हैं, उसमें 80 है, यानी प्रोकैरियोटिक में 70 इस प्रकार के राइबोसोम होते हैं, जो कि बटे होते हैं 50। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन नंबर जाएगा सी आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा भैया करेक्ट आंसर। इन्होंने आंसर सी दिया है तो हो जाएंगे सही आंसर। देखो राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है, भी पॉइंट आपको ध्यान देना है। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 46, प्राग केंद्रीय कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। झिल्लीबंद कोशिकाओं की मौजूदगी, अत्यधिक छोटा आकार, एकल गुणसूत्र या इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्राभाग कहलाता है। मैं आशा करता हूँ कि इसका आप आंसर सही देंगे, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें झिल्लीबंद कोशिकाओं की मौजूदगी नहीं होती है, उसका अभाव होता है। क्या होता है? अभाव होता है, ना कि मौजूदगी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 47, जब एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी।
3.5। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। जिन्होंने आंसर सी दिया है वो लोग सभी सही हो जाएंगे भाई। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 48। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका या राइबोसोम या गाल्जिका या माइटोकॉन्ड्रिया? प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 में आप लोग क्या आंसर देंगे? ठीक है, प्रश्न नंबर 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक, देखो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, इसकी खोज की बात करें तो के आर पोर्टर ने इसकी खोज की थी। के आर पोर्टर, के आर पोर्टर ने इसकी खोज 1945 ईस्वी में किया था। ये केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैली रहती है। जो आपकी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है ये केंद्रक कला से लेकर कोशिका कला तक फैली रहती है। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, ये स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं की कोशिकाओं को छोड़कर, यानी जो अंतर्द्रव्य जालिका है स्तनधारियों के लाल रुधिर कणिकाओं की कोशिकाओं को छोड़कर सामान्यतः सभी सुकेंद्र की कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, और क्या है, जीवाणु एवं नीले हरे शैवालों में इनका अभाव होता है, ये भी पॉइंट ध्यान देना। जीवाणु और नीले हरे शैवाल जो होते हैं इनमें इसका अभाव होता है। ये लाइपोप्रोटीन्स की दोहरी इकाई झिल्ली से बनी होती है। जो अंतर्द्रव्य जालिका होती है वो लाइपोप्रोटीन्स की दोहरी इकाई झिल्ली से बनी होती है, इसको भी आपको ध्यान देना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, अगला है प्रश्न नंबर 49। निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? किस प्राणी ऊतक में है? या घनाभकार यानी कि घनाभकार उपकला, सल्की उपकला या मास्ट कोशिका? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सल्की उपकला। क्या हो जाएगा इसका? सल्की उपकला। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 50। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है? किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। क्या जो किण्वन की प्रक्रिया होती है उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है? अच्छा, ये बात तो सही है, ये गलत नहीं है भाई, आवश्यकता होती है। क्यों, किण्वन के लिए होती कि नहीं होती है, बताएं। चलिए भाई, बिल्कुल बात सही है भाई, नहीं होती है। श्वसन, क्योंकि आपको गलत बताना है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, ये भी बात सत्य है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एस्टिक अम्ल का विघटन होता है। नहीं भैया, एस्टिक अम्ल यानी सिरका का जो एस्टिक अम्ल होता है उसका विघटन नहीं होता, ये बात गलत है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एस्टिक अम्ल का विघटन नहीं होता है, बल्कि पाइरुवेट का विघटन होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, पाइरुवेट अम्ल का विघटन होता है, ना कि एस्टिक अम्ल का। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या गलत है, आपको गलत कथन ही बताना था। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 51। कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एसईआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? औषधियों और विषों का निराविषीकरण या लिपिड का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण या जटिल शर्कराओं का संश्लेषण? पहले आप तो ये जानो एसईआर का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इसका होता है फुल फॉर्म। इसका जो कार्य होता है वो औषधियों और विषयों का निराविषीकरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, अगला है नंबर 53। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने, डाउट नहीं होना, प्रोटीन के कारखाने के रूप में पूछा यहाँ पर गया है। राइबोसोम्स या गाल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया या हरित लवक? प्रश्न नंबर 53 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। क्या हो जाएगा?
राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम जो होता है वो आरएनए और प्रोटीन दोनों से बनी एक अंतर कोश की संरचना होती है। प्रोटीन भी होती है और इसमें प्लस आरएनए भी होता है, आरएनए। ठीक है, अगला है इसका जो कार्य क्या है, और यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। प्रोटीन संश्लेषण का स्थान यहीं पर होता है राइबोसोम। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 54। निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस का, तो इसमें ये पूछा गया है कोशिका का पावर हाउस, तो माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। तो माइटोकांड्रिया को कहा जाता है, इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो जो माइटोकांड्रिया के बारे में अगर हम बात कर लें, जो माइटोकांड्रिया है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अनेक सूक्ष्म गोलाकार क्षण या कण के आकार से रचना पाई जाती है, जिन्हें माइटोकांड्रिया कहते हैं। ठीक है, माइटोकांड्रिया को सर्वप्रथम कोलिकर ने माइटोकांड्रिया की खोज की, कोलिकर के द्वारा। कोलिकर ने माइटोकांड्रिया की खोज की थी 1880 ईस्वी में। ठीक, इसके पश्चात अल्टमान ने इसका वर्णन किया 1890 में। आगे चलकर 1890 में अल्टमान ने इसका वर्णन किया, अल्टमान ने इसका वर्णन किया। फिर आगे चलकर बेंडा ने 1897 में इन संरचनाओं को माइटोकांड्रिया नाम दिया। अगर खोज पूछे तो कोलिकर, वर्णन अल्टमान ने, इसके बाद कोश का जो माइटोकांड्रिया नाम दिया वो बेंडा के द्वारा 1897 में दिया गया था। ठीक, माइटोकांड्रिया जो है वो बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवालों की कोशिकाओं को छोड़कर, यानी कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल को छोड़कर छोड़कर पौधे तथा जंतुओं की समस्त जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है। इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना, यानी कि जीवा यानी जो बैक्टीरिया होती है और नीले हरे शैवालों में नहीं पाई जाती है, बाकी ये पेड़ में यानी कि पौधों में और मनुष्य दोनों में पाई जाती है, जीवित कोशिकाओं में। नेक्स्ट, अगर इसका हम यानी इसका ये भी जान ले, रासायनिक संगठन क्या है माइटोकांड्रिया का। इसमें जो है लगभग 65% प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, फास्फोलिपिड यानी 25% लगभग फास्फोलिपिड पाई जाती है, और आरएनए जो होता है लगभग 0.5% पाया जाता है, और जो डीएनए होता है इसमें भी कुछ मात्रा पाई जाती है। संरचना होती है माइटोकांड्रिया की। ओके, चलिए अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 55। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकाओं को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में आपको बता चुका हूं कि भैया इसमें 80 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं इसमें, और इसमें क्या होता है भाई, बताएं, हिस्टोन नामक प्रोटीन भी पाई जाती है ना। इसके बारे में आपको पहले ही प्रश्न में बता चुका हूं। बताएं, माइटोकांड्रिया है या गाल्जी का है या क्लोरोप्लास्ट या लाइसोसोम है। प्रश्न नंबर 55, प्रश्न नंबर 55 हो जाएगा आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 56। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। शायद वही प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसका भी लाइसोसोम हो जाएगा सही आंसर। देखो जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम की को कोशिका की आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि उनमें जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जमा होते हैं। लाइसोसोम में कौन से एंजाइम, हाइड्रो हाइड्रो ठीक है, इसमें जो होता है हाइड्रोलाइटिक लाइटिक एंजाइम जमा होता है। इन एंजाइमों का उपयोग कोशिका में जटिल अणुओं को पचाने के लिए किया जाता है। लाइसोसोम न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड वसा और प्रोटीन को पचाने में सक्षम है, इसको भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 57। स्लाइडन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है। ये प्रश्न भी मैं आपको बता चुका हूँ कि स्लाइडन और स्वान ने 1839 में कोशावाद दिया था भाई, तो प्रस्तुत किया था ना, सेल थ्योरी प्रस्तुत किया था इन्होंने 1839 में। प्रश्न नंबर 57 में किसमें नहीं होता है, तो विषाणुओं में, यानी कि विषाणु जो यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है ना, होता है प्रोकैरियोटिक, जैसे जो आपके जीवाणु विषाणु नीले सवाल में ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा सही आंसर, विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 58। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई। रॉबर्ट हुक थे, कोशिका की खोज किस प्रकार, यानी जो 1665 में इन्होंने किया था। कब, 1665 में, पेड़ के पत्तों को निरीक्षण करते हुए या एक प्याज के छिलकों को निरीक्षण करते हुए
रक्त का निरीक्षण करते हो या कार्य का निरीक्षण करते हो? नंबर 58। नंबर 58 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य का निरीक्षण करते हुए इन्होंने कोशिका की खोज की थी। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 59। कोशिका की खोज किसने की थी? सिंपल सा प्रश्न है, जो आपको मैं बता चुका हूँ। उसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में इन्होंने की थी। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 60। नंबर 60 में आप लोग क्या आंसर दें? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? प्राणी या कोशिका द्रव्य है या उल्ब है या फुफ्फुसी? प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 में जगह कोशिका द्रव्य क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। बी आंसर, जिन्होंने आंसर बी दिया है वो लोग सभी सही हो जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर है 61। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को, वही प्रश्न आया है, प्रोटोप्लाज्म या क्लोरोप्लास्ट है या न्यूक्लियोलस या साइटोप्लाज्म? प्रश्न नंबर 61। ठीक है, प्रश्न नंबर 61 इसमें अब ये इंग्लिश से पूछ लिया है, तो साइटोप्लाज्म ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा सही आंसर। साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, देखो जो कोशिका होती है, कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। यह एक विशिष्ट पारगम कला से घिरी रहती है। प्राय इसमें स्वजनन की क्षमता होती है, पॉइंट मैं पहले बता चुका हूँ। कोशिका की संरचना कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक से मिलकर होती है, जिसे कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली व केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 62। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो मौजूद होता है। तो यही प्रश्न कई बार पूछा गया है, किस तरह केंद्रक और कोशिकांगों के बीच होता है, या वसांग और ऊतकों के बीच है, या तंत्रिकाओं और कोशिकाओं के बीच है, या केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच है? प्रश्न नंबर 62 में जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 63। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डी प्लाज्मोलिसिस या साइटोलिसिस है, या प्रकाश संश्लेषण है, या प्लाज्मोलिसिस है? प्रश्न नंबर 63 हो जाएगा प्लाज्मोलिसिस। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस यानी कि जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं, या जीवद्रव्य कुंचन कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 64। खालिस्तान है तो कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, तो माइटोकांड्रिया, किसको? माइटोकांड्रिया हो जाएगा इसका सही आंसर। बी दिया है वो लोग हो जाएंगे सही, माइटोकांड्रिया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 65। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिकांग है, या स्नायु कोशिका, या चिकनी पेशी कोशिका? प्रश्न नंबर 65 प्रश्न हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जाना जाता है। यह झिल्ली जीवित एवं अर्ध पारगम्य होती है, यानी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो जीवित होती है और अर्ध पारगम्य भी होती है। यह कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करती है। तो आपको ध्यान देना है, कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये जो होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन, प्रोटीन की बनी होती है। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 66। इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? टेलाफेज है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, और इनाफेज है? प्रश्न नंबर 66। तो मेटाफेज ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा सही आंसर, मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में संरेखित होते हैं और ध्रुव के
तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। ठीक है, जो मेटाफेज है ये समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण होता है। समसूत्री विभाजन का ये द्वितीय चरण होता है मेटाफेज। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 67। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, या कोशिका द्रव्य है, या रिक्तिका, या जीव द्रव्य है? प्रश्न नंबर 67। ठीक है, तो ये कोशिका ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 68। जीवन की मूलभूत इकाई, वही प्रश्न फिर आ गया है। शायद मैं आपको बता चुका हूं कि जो कोशिका होती है वो जीवन की मूलभूत इकाई या मौलिक इकाई कहलाती है। ऑप्शन में इसका ये आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 69 है, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है? खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका, या चिकनी, या राइबोसोम, या गाल्जी काय? इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? प्रश्न नंबर 69 में, प्रश्न नंबर 69 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? हो जाएगा इसका गाल्जी काय। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा, सही आंसर। ठीक। अगर मैं इसकी खोज की बात करूं, जो गाल्जी काय खोज सर्वप्रथम सन 1898 में, कब? 1898 में काइमिलो गाल्जी ने किया था। काइमिलो गाल्जी ने की थी। गाल्जी काय को लाइपोकांडिया भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लाइपोकांडिया। लाइपोकांडिया भी कहा जाता है। ये नीले हरे शैवालों हो गए और जीवाणु एवं माइकोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य सभी जीवधारियों की कोशिकाओं में मिलते हैं। ठीक है, जो पौधे में गाल्जिकाय को डिप्टियोसोम कहते हैं। डिफरेंट प्रश्न इंपॉर्टेंट है। डिप्टियोसोम, जो पौधे में है गाल्जिकाय को डिप्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है, आज का लास्ट होगा प्रश्न नंबर 70। निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से गाल्जिकाय है, या माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, या रसधानी? प्रश्न नंबर 70। तो प्रश्न नंबर 70 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी आंसर, करेक्ट आंसर। ओके, चलिए इसकी खोज किसने की थी? वही डी डुबे ने, मैंने आपको बता चुका है। इसकी खोज जो की थी डी डुबे के द्वारा की गई। डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। ये जो अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रियाएं करने वाली कोशिकाएं जो होती हैं, जैसे कि अग्न्याशय हो गया, यकृत हो गया, मस्तिष्क तथा गुर्दे आदि में पाई जाते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी तथा पाचक एंजाइमों से भरी थैली जैसे संरचना होती है। इसका सबसे प्रमुख जो कार्य होता है वो बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना होता है। लाइसोसोम का जो कार्य होता है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये थे आज के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब नेक्स्ट क्लास में सभी को धन्यवाद।